ये जो लिंक है ना, जी सर। अगर सैम लिंक रहता तो बेटर होता, क्योंकि इसमें तो रिकॉर्डिंग है। जो भी डे बताओगे सैम लिंक के अंदर चले जाएंगे, जो भी क्लासेस होगा। हाँ ये ठीक रहेगा सर, मैं फिर सेम सेम लिंक में भेज दूंगा। हाँ। टॉपिक खोल लेते हैं, आज के कौन कौन से टॉपिक होंगे। सिस्टम में पता नहीं क्या प्रॉब्लम आई कि वो दोबारा से मतलब स्टार्ट था पर 6:57 पे बंद हो गया अपने आप। ठीक है, तो हम टॉपिक्स पे आते हैं। आज के टॉपिक्स पे हम बात करेंगे वेरिएबल्स के ऊपर। ठीक है, वीबीए में वेरिएबल्स क्या होते हैं, और वेरिएबल्स आप जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी पढ़ोगे तो आपको वहाँ पे वेरिएबल्स मिलेंगे ही मिलेंगे। आपको वेरिएबल हर हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको वेरिएबल्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो वीबीए के वेरिएबल्स के बारे में हम देखते हैं कि वीबीए में क्या वेरिएबल्स होते हैं। सबसे पहले वेरिएबल समझते हैं कि वेरिएबल होता क्या है। हमारे सिस्टम के अंदर दो टाइप की मेमोरी होती है, एक तो रन टाइम मेमोरी होती है और एक हमारी होती है स्टोरेज मेमोरी। ये आप आसान शब्दों में समझो तो ये आपके अंदर फोन के अंदर भी ये चीज होती है, एक रन टाइम मेमोरी होती है, एक स्टोरेज मेमोरी होती है। रन टाइम मेमोरी कौन सी होती है, जिसे हम रैम कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और जो स्टोरेज मेमोरी डिवाइस कौन सी होती है, जैसे आपकी हार्ड डिस्क हो गई। ठीक है, हार्ड डिस्क के अलावा और भी बहुत सारी स्टोरेज डिवाइस होती हैं, जैसे बहुत पहले चलता था सीडी, फिर कॉम्पैक्ट डिस्क, फिर डीवीडी आया, फिर उसके बाद पेन ड्राइव है। ठीक है, ये एक्सटर्नल हो गए। और इसके बाद एक और जो है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी होता है। ठीक है, ये सारी क्या होती है, ये एक्सटर्नल जो स्टोरेज मेमोरीज होती हैं, ये चारों एक्सटर्नल होती हैं। ठीक है, बस जो सिस्टम के अंदर होती है, सिस्टम के अंदर आपको दो टाइप की मेमोरी मिलेंगी, एक तो रैम और दूसरी हार्ड डिस्क। ठीक है, तो आप कंप्यूटर के अंदर मान लो आपने जैसे नोटपैड में कोई मैं एक्सेल में एक वन भी लिखता हूँ, तो ये भी मेमोरी स्टोर कर रहा है, ये वन भी। ठीक है, ये मेमोरी स्टोर कैसे कर रहा है कि जैसे मैंने मान लो यहाँ पे कोई नंबर लिखा। ठीक है, वन वन ही मैंने नंबर लिख दिया, तो अब ये बुक मेरी सेव नहीं है कहीं भी। ठीक है, ये आपको नोन है, ये पता है आपको कि बुक मेरी सेव अभी है ही नहीं। तो फिर इसने ये वन कहाँ पे सेव कर लिया। ठीक है, तो ये वन कहाँ पे सेव हुआ है, अभी अभी मेरी जो रन टाइम की मेरी मेमोरी है वहां पे ये वन सेव हुआ है। ठीक है, तो जो मेरी मेमोरी मान लो सिस्टम की मेरी मेमोरी है 8 GB है। ठीक है, तो 8 GB में 8 GB में से जो इसका जो साइज होगा, मान लेते हैं 1 बिट है, तो 1 बिट उसने सेव कर लिया इसके लिए। ठीक है, इस करेक्टर के लिए, यानी मैं जितने भी करेक्टर लिखता जाऊंगा, कुछ भी लिखता जाऊंगा, वो सेव होते जाएंगे रैंडम मेमोरी में। और जैसे ही मैं अपनी शीट को सेव कर दूंगा या अपने नोटपैड को सेव कर दूंगा या अपनी किसी भी फाइल को मैं सेव करके बंद करके रख दूंगा, तो फिर वो मेरे वो डेटा मेरा कहाँ चला गया, मेरी सेकेंडरी मेमोरी में। ठीक है, जो कि हार्ड डिस्क मेमोरी होती है। ये प्राइमरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है, तो वो डेटा उठ के फिर सेकेंडरी मेमोरी में चला गया। तब होता क्या है कि रन टाइम मेमोरी अगर जितनी फ्री रहेगी, जितनी आपकी फ्री मेमोरी रन टाइम रहेगी, उतना ही सिस्टम आपका फास्ट काम करेगा। अगर रन टाइम मेमोरी अगर भर गई है, प्रॉब्लम हो गई, तो आपका सिस्टम उतना ही स्लो होता चला जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि फोन जब आए थे तो फोन में पहले 1 GB की रैम थी। ठीक है, तो 1 GB की रैम थी, या सिस्टम में भी देख लें हम, कंप्यूटर में देख लें, कंप्यूटर में जब पहले हम काम करते थे तो 512 MB किसी के पास या 1 GB रैम किसी के पास होती थी, तो हमें लगता था यार इसके पास तो बड़ा हाई फाई सिस्टम है 1 GB वाला, हम तो 512 पे चला गए। तो होता क्या था, उस टाइम में प्रोग्राम इतने एडवांस नहीं थे, इतनी सारी चीजें प्रोग्राम में नहीं डाली जाती थी। मान लेते हैं एक्सेल का जो अगर सेटअप भी आप देखोगे उस टाइम में, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सेटअप, तो मुश्किल से 100 या 150 MB में होता था पूरा सेटअप। ठीक है, आज की डेट में आपका 800 से लेकर 900 MB तक का तो सेटअप है। और वो किस वजह से है, क्योंकि इसमें चीजें ऐड होती चली गई, इसमें बहुत सारी चीजें फॉर्म्स ऐड कर दिए। ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐड होती चली गई, वो हर प्रोग्राम में है, क्योंकि
टेक्नोलॉजी तो एडवांस होती चली जाएगी, जितनी टेक्नोलॉजी एडवांस होती चली जाएगी वो उसका साइज बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए फिर क्या हुआ, टाइम टू टाइम जो है रैम की रिक्वायरमेंट ज़्यादा पड़ने लगी, और उसी हिसाब से जो है हार्ड डिस्क की भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा पड़ने लगी। पहले इतनी जो है 320 जीबी की हार्ड डिस्क होती थी किसी के पास, किसी के पास जो 160 जीबी की हार्ड डिस्क होती थी, उन्हीं से काम चल जाता था। आज जो है 1 टीबी भी कम पड़ जाता है, ठीक है, क्योंकि डेटा डेटा तो हर सेकंड जनरेट हो रहा है, डेटा तो हर सेकंड बन रहा है, तो उसको स्टोर करने के लिए कहीं ना कहीं स्टोरेज हमें चाहिए, तो वो स्टोरेज हम हार्ड डिस्क में करते हैं। इवन जो मैं बोल रहा हूँ और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वो भी एक डेटा है, वो पूरा डेटा मैं रिकॉर्ड ही कर रहा हूँ, वो भी एक डेटा बन रहा है, ठीक है। वो टाइप ऑफ डेटा है, वो उसके बारे में बात नहीं करते हैं, वो एक डिफरेंट टॉपिक है। तो जितना जितना डेटा बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, उतनी उतनी ही जो है हमें इन दोनों की जरूरत पड़ेगी, रैम की भी और हार्ड डिस्क की भी, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि जो स्टोरेज होती है वो किस तरीके से होती है। हमारी जो हार्ड डिस्क या रैम के अंदर छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं इस टाइप के, जैसे मान लेते हैं एक सेल को हम एक ब्लॉक मान लेते हैं, इसी तरीके से हार्ड डिस्क या रैम के अंदर बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। और हर ब्लॉक का कुछ साइज होता है, जैसे हम स्टार्ट करें 1 बिट से, ठीक है। तो 1 बिट सबसे छोटा साइज होता है मेमोरी का, ठीक है। 1 बिट के बाद आता है जब जब ये 1 बिट वाले जो 8 बिट मिल करके 8 बिट जब मिलते हैं तो बनता है एक 8 बिट जो है 1 बाइट बनाते हैं, ठीक है, यानी 8 बिट, ठीक है, 8 बिट मिलकर के एक बाइट बनाते हैं। जब वन जो है वन, फिर इसके बाद नेक्स्ट जो इसका मेजरमेंट है वो है केबी का, किलोबाइट का, आपने देखा होगा केबी, ठीक है। तो 1 केबी कब बनता है, जब 1024 बाइट जब मिलते हैं तो वो 1 केबी बनता है, ठीक है। अब फिर जब 1024 जब केबी मिलते हैं तो क्या बनता है, 1 MB बनता है, ठीक है। और जब 1024 MB मिलते हैं तो क्या बनता है, जीबी बनता है, ठीक है। और 1024 जीबी जब मिलते हैं तो वो टीबी बनता है, ठीक है, इस तरीके से। तो 1 टीबी बनता है इसमें। आप सबको मेरी आवाज आ रही है ना, हेलो? हाँ जी गुलशन जी, आ रही है। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? आपके स्क्रीन नहीं दिख रहा। नहीं, स्क्रीन तो मैं दिखा नहीं रहा अभी। अच्छा, स्क्रीन दिख नहीं रहा है अभी? ओके ओके, ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। सॉरी सॉरी, ठीक है, अब दिख रहा है? हाँ जी, दिख गई। हाँ ठीक है यार, स्क्रीन का बता दिया करो यार, स्क्रीन तो मेन है स्क्रीन नहीं दिखेगा तो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं लिख रहा था यहाँ पे। रैम आपने सुन ही लिया होगा, रैम और हार्ड डिस्क के बारे में, ठीक है। तो इस तरीके से 1 बिट जो सबसे छोटा मेजरमेंट है, फिर 8 बिट मिलकर के एक बाइट बनाते हैं। इसी तरीके से 1024 बाइट मिलके एक केबी बनता है, फिर MB GB TB, इस तरीके से। वो टीबी के बाद भी जो है पेटाबाइट होता है, ठीक है। 1024 जब टीबी मिलेगा तो वो 1 पेटाबाइट बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये चलता है। अब बात करते हैं मेमोरी की। यार ये स्क्रीन पे मार्क मत करो यार प्लीज, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। हम मेमोरी वेरिएबल्स पे हम आते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स वो छोटा एक ब्लॉक होता है, ठीक है, जहाँ पे हम प्रोग्रामिंग के अंदर के एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं। उस वेरिएबल को हम मेमोरी में एक जो है जगह असाइन कर देते हैं ताकि वो कोई वैल्यू होल्ड कर पाए प्रोग्राम चलाते टाइम, ठीक है। जब प्रोग्राम जब चलेगा तो वेरिएबल को मैं कोई वैल्यू असाइन करूंगा जिससे वो वैल्यू जो है आगे प्रोग्राम में एग्जीक्यूट होगी, तो हम वो वैल्यू वेरिएबल को असाइन करेंगे, ठीक है। अब वेरिएबल का एक चार्ट देख लेते हैं कि वेरिएबल होते कैसे हैं। जैसे ये देखो, बाइट, एक बाइट एक वेरिएबल है, ठीक है, और उसका साइज है स्टोरेज साइज 1 बाइट, ठीक है, जो क्या वैल्यू होल्ड करेगा, 0 से लेके 255 तक की वैल्यू होल्ड करेगा। फिर उसके बाद है इंटीजर, ठीक है, ये थोड़ा सा शफल हो रखा ऊपर नीचे। पहले बाइट बाइट समझते हैं और इसी रो में ही इसी सीक्वेंस में ही आपको समझना है, जैसे मैं बता रहा हूँ। पहले बाइट,
ठीक है। 1 बाइट 0 to 55 तक की वैल्यू होल्ड करेगा। फिर इंटीजर है, उसका साइज है 2 बाइट्स, ठीक है, और वो वैल्यू होल्ड करेगा इतनी। फिर उसके बाद है लॉन्ग, ठीक है, लॉन्ग में इतनी वैल्यू होल्ड होगी। उसके बाद है डबल, ठीक है, डबल में यहाँ तक की वैल्यू आप होल्ड कर सकते हो, मतलब डबल में तो बहुत बड़ी वैल्यू होल्ड कर सकते हो, पर इसका साइज देखो, साइज क्या है 1 बाइट 8 बाइट्स, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने एक्सेल में। एक्सेल में हम खोल लेते हैं अपना वीबी एडिटर, ठीक है। वीबी एडिटर में अपना एक मॉड्यूल इंसर्ट कर देते हैं और मॉड्यूल को हम नाम देते हैं सब सेशन 4, ओके। वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं एक्सेल के अंदर, वीबी के अंदर किस तरीके से वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, उसका डिक्लेयर करने का टाइप होता है। सबसे पहले हम लिखेंगे डिम, डिम मतलब डायमेंशन, ठीक है। तो डिम, और मैं वेरिएबल को कोई भी नाम दे सकता हूँ, कुछ भी नाम, जैसे मैं कहता हूँ ए एज इंटीजर, ठीक है। तो मेरा ये एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया ए इंटीजर, ठीक है। अब आपने यहाँ पे देखा होगा, चार्ट हम देख रहे थे कि एक इंटीजर भी एक वेरिएबल, सॉरी डेटा टाइप, ठीक है। वेरिएबल, अब इसमें क्या हुआ, वेरिएबल हमारा ए है, डिम डायमेंशन हमने डिक्लेयर किया उसको, ठीक है। बताने के लिए ये वीबी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम बताएंगे कि ये वेरिएबल हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं डिम ए मतलब एक वेरिएबल है, एज इंटीजर मतलब वो किस टाइप का वेरिएबल होगा, उसका डेटा टाइप क्या होगा, ए, ठीक है। तो डेटा टाइप क्या होते हैं बेसिकली, जिस टाइप का डेटा हम वेरिएबल में होल्ड कराने जा रहे हैं, जिस टाइप का डेटा हम वेरिएबल में डालने जा रहे हैं, उसको हम डेटा टाइप कहते हैं, ठीक है। तो ये डेटा टाइप्स हैं, बाइट, इंटीजर, लॉन्ग और डबल, ठीक है। अब हम पहले इन्हीं के देखते हैं, ये इंटीजर डेटा टाइप के ऊपर ही देखते हैं सबसे पहले। जैसे मैंने कह दिया डिम ए एज इंटीजर, ठीक है। अच्छा, जब वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे, उसमें डिक्लेयर करने के भी कुछ रूल्स हैं। जैसे हमने जब फर्स्ट क्लास में हमने देखा था कि जब हम सब रूटीन अपना डाल रहे थे, सब रूटीन लिख रहे थे अपना, तो सब रूटीन को लिखने के भी कुछ जो है रूल्स थे कि जैसे आप वेरिएबल को आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे ही आप नंबर से स्टार्ट कर दोगे, ये एरर दे देगा कि ये जो है वैलिड वेरिएबल नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आप जो है इसमें स्पेशल करेक्टर नहीं दे सकते कोई भी, ठीक है। इसके पीछे मैं 1 लगाऊंगा, 1 A1 डिक्लेयर हो जाएगा, ये ठीक वेरिएबल है। बट अगर मैं स्पेस दे के मैं लिखूंगा तो स्पेस दे के नहीं लिख सकते इसको, ठीक है, वीबी नहीं समझेगा, ये गलत गलत डिक्लेरेशन है। इसके साथ साथ कोई भी स्पेशल करेक्टर, ठीक है, कोई भी स्पेशल करेक्टर एक्सेप्ट अंडरस्कोर वो वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो इसको भी अनवैलिड कह दिया इसने, और ये अगर मैं ए अंडरस्कोर 7 कहता हूँ तो ये वैलिड है, ठीक है। जिस तरीके से हमने सब रूटीन जब लिख रहे थे, तो ये रूल सब रूटीन डिफाइन करने के लिए हैं, वही रूल हमारे जो है वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए, ठीक है। अब एक जो है नंबर वैल्यू हम डाल देते हैं, तो नंबर वैल्यू को भी, ओनली नंबर वैल्यू को भी हम जो है वेरिएबल नहीं लिख सकते। हालांकि ये जो है पहले वाले रूल में ही हो जाता है, जिसमें मैंने कहा था कि नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, तो वो उसी रूल में ही कवर हो जाता है कि नंबर से आप जो है किसी भी वेरिएबल को स्टार्ट नहीं कर सकते। तो मैं लिखता हूँ डीम ए एज इंटीजर। इसमें एक चीज और है कि अगर वीबी के कुछ फिक्स कीवर्ड्स हैं, जैसे मैंने लिखा डिम, ठीक है, या पिछली क्लास में आपने देखा होगा हमने लिखा था मैसेज बॉक्स, ठीक है, या फिर हमने लिखा था इनपुट बॉक्स। तो ये क्या है, ये वीबी के कीवर्ड्स हैं। जैसे ये एंड वीबी का कीवर्ड है, सब वीबी का कीवर्ड है। तो अगर मैं यहाँ पे डिम सब लिखता हूँ, डिम सब एज इंटीजर, तो ये भी एरर दे देगा, ठीक है। तो जो वीबी के फिक्स कीवर्ड हैं, उन्हें भी आप वेरिएबल में डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स हैं जो कि आप नोट कर लेना, या वीडियो में देख करके नोट कर लेना। अभी आप नोट कर सकते हो आप क्या, तो बहुत अच्छा है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो काफ़ी आपके काम आएंगे वो नोट्स, ठीक है। तो अभी हम एक जो है वैलिड वेरिएबल हम देते हैं डिम ए एज इंटीजर, ठीक है, और डिम बी एज इंटीजर, ठीक है। तो हमने 2 वेरिएबल दे दिए, डिम ए एंड बी, ठीक है, और एक इंटीजर, एक वेरिएबल और दे देते हैं डिम सी एज इंटीजर, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अब हम लिखते हैं, वैल्यू असाइन करते हैं, ए इज इक्वल टू मैं कहता हूँ 10 और बी इज इक्वल टू 15, ठीक है, और सी को मैं कह देता हूँ सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। बहुत सिंपल
बहुत सिंपल ही लिखा है मैंने ये बिल्कुल। तो अब हम इसको रन करते हैं। तो रन करने से पहले आपको एक नई चीज़ और दिखाता हूँ आज। हम देखते हैं व्यू में लोकल विंडो, ठीक है। लोकल विंडो ओपन कर लेते हैं अपनी। तो लोकल विंडो जब आप ओपन करोगे तो इस तरीके से नीचे आ जाएगी। आप इस विंडो को ऐसे मूव भी कर सकते हो कहीं भी, ठीक है। मैं इसे उठा के ऊपर रख लेता हूँ ताकि आपको पता लग जाए। अब देखो होगा क्या, जैसे ही मैंने F8 किया, आप स्टेप बाय स्टेप रन करते हैं इसको। जैसे ही मैंने F8 किया तो देखा क्या किया VBA ने कि 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए जो कि मेरे प्रोग्राम में। अभी मैं वेरिएबल पे पहुंचा भी नहीं हूँ, तो अभी मैं वेरिएबल पे हूँ भी नहीं, पर उसने 3 वेरिएबल पहले ही डिक्लेयर कर दिए। तो यानी जब भी आपका प्रोग्राम चलेगा, ठीक है, जब भी आपका प्रोग्राम रन होगा तो वो इन वेरिएबल्स को उठा के मेमोरी में डाल देगा, ठीक है। और मेमोरी में जाते ही वो इस चार्ट के अकॉर्डिंग अपना स्पेस ले लेंगे। यानी 2 बाइट वेरिएबल का है, इंटीजर का, तो हर वेरिएबल 2 बाइट ले लेगा, ठीक है। तो यानी 6 बाइट आपके मेमोरी में स्टोर हो गए, ठीक है। अब जो है, अब हम देखते हैं इसमें आगे करते हैं। तो लोकल विंडो में देखते हैं, अब आगे एक एक स्टेप रन करते हैं। जैसे मैंने a = 10 पे मैं गया, इसे पास किया तो देखो a को 10 वैल्यू असाइन हो गई, ठीक है। a टाइप इसका इंटीजर है, मॉड्यूल 1 में चल रहा है। b में गया तो b में 15 वैल्यू असाइन हो गई। और फिर मैंने आगे F8 किया तो देखो c = 25 हो गया, ठीक है। ठीक है, तो अब आपका एक क्वेश्चन होना चाहिए था यहाँ पे। क्वेश्चन ये होना चाहिए था भाई, जब मुझे a को 10 वैल्यू असाइन करनी है और b को 15 वैल्यू असाइन करनी है तो मैं इंटीजर क्यों ले रहा हूँ? इंटीजर की मुझे जरूरत क्या है, क्यों इंटीजर लिया मैंने? जैसे कि मैंने कहा कि इंटीजर यहाँ से मतलब -32,768 से +32,768 तक की वैल्यू स्टोर करता है। अब जब मुझे करना ही 10 और 15 है तो फिर मैंने बाइट क्यों नहीं दिया? अगर ये क्वेश्चन है तो ये बिल्कुल सही है। हम जब प्रोग्राम लिखेंगे और हम कोई वैल्यू ऐसी लिखने जा रहे हैं जो कि मेरी कम वैल्यू है और मेरी 255 तक ही मेरी स्टोर होगी, यानी उसकी रेंज ही 255 होगी, 0 से 255, तो उसमें मुझे कभी भी इंटीजर लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जैसे ही आप ये अभी छोटा प्रोग्राम है तो कुछ पता नहीं लग रहा है, पर जब जब आप बड़े बड़े प्रोग्राम लिखोगे, जब आपका प्रोग्राम बढ़ेगा तो क्या होगा कि अगर आपने ज़्यादा साइज वाला वेरिएबल लेकर के आपने प्रोग्राम बना दिया और जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, जैसे रोहित सर को पता है कि हम जो है लाखों इमेज थी हमारी, लाखों इमेज के ऊपर जो हम अपना VBA का प्रोग्राम चलाते थे, ठीक है। तो अब इन इमेज के ऊपर मैं क्या कोई ऐसा बड़ा डेटा टाइप रख दूं जो कि ज़्यादा स्पेस लेगा, तो वो क्या होगा, 1 लाख इमेजेस के लिए जो है मेमोरी स्टोर करना शुरू कर देगा। तो वहाँ पे क्या होगा, प्रोग्राम हमारा स्लो हो जाएगा। तो वो स्लोनेस से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि वेरिएबल हमें बिल्कुल ऐसा डिक्लेयर करना है जिसमें कम से कम स्पेस प्रोग्राम ले। अगर प्रोग्राम स्पेस ज़्यादा लेगा तो वो प्रॉब्लमेटिक है प्रोग्रामर के लिए, वो अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस नहीं होगी। तो बेटर होगा हम छोटा डेटा टाइप लें, बाइट। अब कहेंगे कि यार ये तो आज 10 है और कल को ये a = 1 लाख भी हो सकता है, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि मुझे मेरे को बाइट यूज करूँ या इंटीजर यूज करूँ? अब मैंने बाइट लेके प्रोग्राम मैंने बना दिया और यूजर ने डाल दी 1 लाख वैल्यू, ठीक है। अब मेरी रेंज तो 32 बाइट में ओनली 255 तक की है, तो उसने उसने मान लेते हैं 1 लाख तो ज़्यादा ही हो गया, 1000 भी एक बाइट के लिए बहुत बड़ा नंबर है। तो वो ने 1000 डाल दिया तो मेरा प्रोग्राम तो फेल हो जाएगा, बिल्कुल फेल हो जाएगा। क्या आएगा उसमें, एरर क्या आएगा, जैसे देख लेते हैं कि BA एज बाइट, ठीक है। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो जैसे ही मैंने ये किया, देखो क्या है, ओवरफ्लो, ओवरफ्लो हो गया ये, ठीक है। तो ओवरफ्लो का मतलब जो ये इसका मतलब जैसे हमारे मेरे पास 5 लीटर का दूध का डब्बा है और मैं 10 लीटर लेने चला गया तो वो ओवरफ्लो ही हो जाएगा। तो हुआ यही है कि ये 255 ml का डब्बा था और मैंने 1 लीटर इसमें डलवा दिया, तो वो ओवरफ्लो होगा ही होगा। तो ये वही एरर है कि जो डेटा टाइप था, डेटा टाइप की जितनी वैल्यू वो कंटेन कर सकता था उससे ज़्यादा वैल्यू आपने डाल दी है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन वहीं आते हैं फिर से कि भाई मैं बाइट कब डिक्लेयर करूँ, कब मुझे पता लगेगा बाइट डिक्लेयर करेंगे? तो उसके लिए बड़े अच्छे एग्जांपल्स हैं कि कहाँ पे बाइट डिक्लेयर करना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं आपके पास एक डेटा सेट आया हुआ है, ठीक है। डेटा सेट आया हुआ है किसी
कंपनी का या फिर आधार कार्ड का डेटा सेट मान लेते हैं। आधार कार्ड का एक डेटा सेट आया हुआ है और उसमें आप कह रहे हो कि एक एज का मेरा कॉलम है, ठीक है। तो एज का जो कॉलम है उसका डेटा टाइप क्या मैं कभी इंटीजर रखूंगा? कायदे से नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो परफेक्ट एग्जांपल है इसके लिए, ठीक है। यानी जब आप एज के कॉलम के ऊपर डेटा टाइप लोगे, यानी एज की कैलकुलेशन के लिए डेटा टाइप लोगे, तो इस डेटा टाइप की ही जरूरत पड़ेगी, इसकी जरूरत कभी नहीं पड़ेगी, क्योंकि एज 0 से तो कभी कम हो ही नहीं सकती। और 255 से ऊपर वाला या 255 वाला भी मैंने बंदा नहीं देखा जो 255 ईयर्स तक जिंदा हो, ठीक है। तो एज को हम इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एज है, डेज इन ए वीक है, ठीक है। मंथ है, टोटल मंथ हो गए, मंथ इन ए ईयर। तो ये आपको अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। वो हर चीज के लिए एग्जांपल, मतलब एग्जांपल कुछ दे सकते हैं, पर मैं अभी बिल्कुल ये नहीं बता सकता कि आपको बाइट बाइट अगर आप यहाँ पे दे दोगे तो कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। वो आपको अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है और उस वैल्यू को मैं कैसे यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं बाइट का ही एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। a इज इक्वल टू बाइट, b इज इक्वल टू, ये भी बाइट ले लेते हैं हम, और c भी बाइट ले लेते हैं, ठीक है। अब हम कहते हैं कि ए जो बंदा है उसकी एज है, एक और वेरिएबल हम ले लेते हैं यहाँ पे, बी एज बाइट, ठीक है। इसकी एज ले लेते हैं 90 ईयर्स, ठीक है। इसकी 75 ईयर्स बी की, और सी की एज ले लेते हैं हम फिर से 90 ईयर्स, ठीक है। और d इज इक्वल टू, हम कहते हैं कि d इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये मैंने कर दिया। अब क्या होगा, क्या ये सही है? रन करते हैं, रन करके देखते हैं। देखो लोकल विंडो में भी नीचे दिख रहा है। लोकल विंडो में आप जब इमीडिएट रिजल्ट आपको देखना हो कि आपके वेरिएबल में क्या क्या वैल्यू कैसे असाइन हो रही है, तो आप लोकल विंडो में देख सकते हो, ठीक है। F8 से मैंने रन किया, a को वैल्यू 90 असाइन हो गई, b को 75, c को 90। अब d को इनका सम जा रहा है, ठीक है। तो d में क्या वैल्यू आ गई, 255। ये तो कमाल हो गया, पूरी 255 आई है। तो इसमें हम 91 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 ABC, और जैसे ही मैंने इसको किया देखो ओवरफ्लो फिर से हो गया। ओवरफ्लो क्या हो गया कि इनका जो टोटल सम है वो 256 हो गया। तो 256 से ऊपर की वैल्यू तो बाइट लेगा नहीं, और आपने डी को बाइट दिया है। तो ऐसा भी है कि आपको आपने किसी एज कॉलम को तो आपने, ठीक है, डेटा टाइप आपने जो है बाइट दे दिया, बट जो है तो आपको ये देखना है कि जो आपका आउटपुट जो किसी डेटा टाइप, किसी वेरिएबल में अगर आप आउटपुट डाल रहे हो तो उसमें आउटपुट किस टाइप का आएगा। कहीं ऐसा ना हो कि एक कैलकुलेशन होकर के बड़ी आप जो है उसमें डेटा टाइप में डाल दें, तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ये भी डिफाइन करना है। आपको प्रोग्राम बनाते टाइम ही आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो वो सब अपने दिमाग में, ठीक है, वो आपको देखना पड़ेगा। अब इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं तो आप परफेक्टली रन होगा। नहीं होना चाहिए यहाँ पे। D is equal to A plus B plus C। नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी इसको देख लेते हैं कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है, मैं समझ नहीं पा रहा है इसमें, क्योंकि डी हमारा इंटीजर है और डी की वैल्यू, डी इतनी वैल्यू होल्ड करेगा। हो सकता है कि अलग अलग डेटा टाइप से आप वैल्यू उठा के ला रहे हो, तब एक डिफरेंट डेटा टाइप में डाल रहे हो, तो हो सकता है एक प्रॉब्लम हो। इसको देख लेते हैं फिर से।
जैसे हम क्या करते हैं, dim a एज इंटीजर और dim b एज इंटीजर, dim c एज इंटीजर, ठीक है। अब रन करके देखते हैं, तो अब रन हो गया। वो ये मतलब प्रॉब्लम वही लग रही थी कि जो डिफरेंट डेटा टाइप थे, डिफरेंट डेटा टाइप को आपने सम करके एक डिफरेंट डेटा टाइप में डाल रहे हो, तो वो भी नहीं लेगा उस हिसाब से। तो फिर उस केस में आपको डेटा टाइप वहाँ पे चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। पर जहाँ तक जरूरत हो तो ज़रूरत के हिसाब से ही आपको डेटा टाइप लेने हैं। नहीं जैसे मान लो कि आपको इतने नंबर की ज़रूरत है, तो आपको कभी लॉन्ग नहीं लेना है, डबल नहीं लेना है, ठीक है। अगर इतने नंबर की रिक्वायरमेंट है तो आपको डबल लेने की ज़रूरत नहीं है, इतने नंबर में ही काम चल जाएगा, ठीक है। अब हम इसी में आगे आते हैं, ठीक है। अब लेते हैं हम a इज इक्वल टू 90.15, ठीक है, और b इज इक्वल टू 90.50, ठीक है। अब ये एज नहीं है, ये मान लो कि आप जो है अमाउंट है, ठीक है, ठीक है। अब इसको स्टोर करते हैं, हम लोकल विंडो में भी देखते हैं, लोकल विंडो में आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब रन करते हैं एक एक करके। a इज इक्वल टू 90.15, ठीक है। देखो a को क्या वैल्यू असाइन हुई है, 90, ठीक है। b किया मैंने तो b को 76, ठीक है, और c को 92, और d में जो देखा तो 258 आया, जबकि इन तीनों का सम कितना होना चाहिए, 90.15 और 75.5, ठीक है, 91.75, ठीक है। इसका सम हो गया 257.4। तो उसने क्या किया कि वैल्यूज में मतलब कि जो उसने वैल्यूज जो पढ़ी हैं, वैल्यूज उसने सारी पढ़ी, ठीक है। बट जो डेसिमल के बाद वाली वैल्यू वो इंटीजर नहीं दिखाता कभी भी। कभी भी इंटीजर आपको जो डेसिमल के बाद वाली वैल्यू नहीं दिखाएगा। उसके लिए आपको डेटा टाइप डिफरेंट लेना पड़ेगा, डिफरेंट डेटा टाइप होगा तभी आपको जो है डेसिमल के बाद वाली वैल्यू आप दिखा सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए कौन सा डेटा टाइप होता है, अभी हम उस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। लेते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप। उस डेटा टाइप को हम कहेंगे जिसमें डेसिमल वैल्यू हम स्टोर करेंगे डी एज सिंगल, ठीक है। जो सिंगल जो डेटा टाइप होगा, जो सिंगल जो डेटा टाइप होगा वो वैल्यू डेसिमल वाली वैल्यू स्टोर करेगा, ठीक है। तो डी को हमने सिंगल रख दिया, आप लोकल विंडो पे ध्यान दो, ठीक है। और डी इज इक्वल टू, अब भी 258 आया। ये क्यों आया 258, क्योंकि हमने क्या किया कि जो प्लस जो कर रहे हैं उसमें हमने सिंगल लिखा है, बट अभी हमारे ऊपर के सारे जो वेरिएबल्स हैं वो सारे अभी इंटीजर ही हैं, तो हमें इनको भी चेंज करना पड़ेगा ताकि हम डेसिमल वैल्यू को स्टोर कर पाए, ठीक है। तो सबको सिंगल करते हैं। इसमें एक तरीके से हम और लिखते हैं, ठीक है, आपको एक पॉइंट एक टॉपिक और क्लियर हो जाएगा। डिम ए एज सिंगल, कॉमा बी एज सिंगल, ठीक है, सी एज सिंगल और डी एज सिंगल, ठीक है। तो आप वेरिएबल्स को इस तरीके से एक लाइन में भी डिफाइन कर सकते हो। अब हम चलते हैं आगे। अब लोकल विंडो में देखो, लोकल विंडो में क्या दिखा रहा है कि ए की वैल्यू 90.15 आई है, बी की वैल्यू 75.5 आई है, सी की वैल्यू 91.75 आई है, और डी की वैल्यू 257.4 है, ठीक है। तो ये परफेक्ट, अब मेरी कैलकुलेशन बिल्कुल परफेक्ट होगी, ठीक है। अब सिंगल डेटा टाइप के ऊपर ही हम आगे बढ़ते हैं। तो सिंगल डेटा टाइप में भी एक लूप होल है, एक प्रॉब्लम है। सिंगल डेटा टाइप में क्या प्रॉब्लम है कि वो डेसिमल के बाद वाली सिर्फ जो है 5 डेसिमल तक के 5 तक ही कवर करता है। मतलब डेसिमल के बाद अगर 5 वैल्यूज हैं तो उन्हें ही कवर करेगा, उसके बाद वाली वैल्यू को वो नहीं लेगा, ठीक है। इसको फॉर्मेटिंग चेंज कर देते हैं, नंबर फॉर्मेटिंग, और मैं इसको फॉर्मेट कर देता हूँ 5 तक, ठीक है। 250 पॉइंट ये अब यहाँ पे मैं डेसिमल में बढ़ा देता हूँ, ठीक है। 445566, ठीक है।
अब हम इधर करते हैं, इधर आता है डी इज इक्वल टू, मैं डालता हूँ रेंज, इस सेल का एड्रेस है C6, रेंज C6 डॉट वैल्यू। ठीक है, अब हम रन करते हैं इसको। ए बी सी और की जरूरत नहीं है, आप डी पे आओ, डी पे देखो, डी में उसने क्या वैल्यू स्टोर की, ये देखो यहाँ पे 257.4456, मतलब 4 तक ही स्टोर करता है। मैं 5 मान रहा था पर ये 4 तक ही स्टोर करता है। तो डेसिमल के बाद 4 पॉइंट भी काफ़ी होते हैं, जो हम नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं वहाँ तक वो भी काफ़ी होते हैं, बट जब हम जाते हैं बैंकिंग या फाइनेंस की कैलकुलेशन में तो वहाँ पे मतलब डेसिमल के 10-12 डिजिट तक कैलकुलेट होता है, क्योंकि वहाँ पे जो इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होता है या फिर जो है लोन वगैरह जो कैलकुलेट होते हैं, जो उनकी कैलकुलेशन होती है, या फिर शेयर मार्केट में चले जाओ, शेयर मार्केट में तो जो है पॉइंट के बाद ही सब कुछ चेंज होता है, पॉइंट से पहले तो कुछ चेंज होता ही नहीं। तो इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे हमें इससे भी बड़े डेटा टाइप की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इससे भी बड़ा डेटा टाइप क्या होगा हमारा, डबल। ठीक है, तो सिंगल के साथ, सिंगल की जगह हम करेंगे डी एज डबल। ठीक है, अब हम करते हैं, अब डी पे आते हैं, तो डी पे देखो अब उसने 445556, मतलब जितनी वैल्यूज हमने देनी थी वो उतनी वैल्यूज उसने ले ली है। ठीक है, तो ये था हमारा आपके जो मेन जो नंबर्स डेटा टाइप जिन्हें कहें हम, कि बाइट्स, इंटीजर, इसमें सिंगल नहीं है इस चार्ट में, बाइट्स, डबल, लॉन्ग, सिंगल, ये आपके कवर हो गए। ठीक है, हम जल्दी से चलते हैं आगे, एक डेटा टाइप को और कवर कर लेते हैं, टाइम निकल रहा है। डिम ए एज स्ट्रिंग। ठीक है, नेक्स्ट डेटा टाइप है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है, जब हम कोई टेक्स्ट में वैल्यू लिखते हैं, यानी कोई हमने एक सेंटेंस लिखा है तो उसको हम स्ट्रिंग में लिखेंगे, या कोई करेक्टर लिखें या सेंटेंस लिखें तो उसको हम स्ट्रिंग में लिखेंगे। ठीक है, और फिर बी एज स्ट्रिंग। ठीक है, बी एज स्ट्रिंग, कॉमा सी, बी तक के लिखते हैं। ठीक है, और ए में मैं वैल्यू दे देता हूँ, इसको छोड़ देते हैं, और यहाँ पे मैं A1 में 90 और A2 में 50। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, रेंज A1 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू A इज इक्वल टू, यानी रेंज A1 की वैल्यू को मैंने A को असाइन कर दिया। ठीक है, और इसी तरीके से B इज इक्वल टू रेंज A2 की वैल्यू को मैं B को असाइन कर देता हूँ। ठीक है, और फिर मैं कहता हूँ कि रेंज A3 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू A प्लस B। ठीक है, अब ये क्या सही है, अब इसका क्या रिजल्ट देगा, ये 19 और 15 105 होने चाहिए। ठीक है, अब हम रन करते हैं 1 बाई 1। ए इज इक्वल टू, मतलब 90 आ गया, ए में हम देखेंगे तो 90 है, बी में देखेंगे तो 15 है, और रेंज A3 की वैल्यू क्या होगी, 105 नहीं, 90 50, ये क्या होगा। ठीक है, जब आप लोकल विंडो में देखोगे तो लोकल विंडो में देखो, लोकल विंडो में देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ कि ए को वैल्यू जो असाइन हुई है 90, वो स्ट्रिंग में असाइन हुई है, और देखो डबल कोट्स के अंदर। बी को असाइन हुई है 15, वो डबल कोट्स के अंदर है। ठीक है, तो ये जब दो स्ट्रिंग होंगी तो दो स्ट्रिंग को प्लस करेंगे तो क्या हुआ, वो प्लस नहीं हुई, वो एक्चुअली क्या हुई, वो स्ट्रिंग प्लस नहीं हुई, वो कॉन्कैटिनेट हो गई। ठीक है, तो जो जब स्ट्रिंग को हम जब जोड़ेंगे तो स्ट्रिंग को जोड़ने पे हमेशा वो कॉन्कैटिनेट ही होगा, उसका प्लस नहीं होगा। ठीक है, इसमें एक और एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ, कि मैं लिख देता हूँ a इज इक्वल टू 15 या 90 ही लेते हैं, और b इज इक्वल टू 50। ठीक है, अब हम इसे रन करते हैं, यहाँ से मैं
हटा देता हूँ इसको, जो सी में हमारा रिजल्ट निकला हुआ है उसको हटा देते हैं और रन करते हैं। अब हम रन करते हैं। ठीक है, a इज इक्वल टू 90 आया। ठीक है, स्ट्रिंग है तो वो डबल कोट्स में आ गया। b इज इक्वल टू 15 आया, वो भी डबल कोट्स में आ गया। अब मैं रन करता हूँ तो भी यही वैल्यू है, यानी मैंने अंदर आकर के मैंने स्ट्रिंग जो समझता है, मतलब ये इसे इसको स्ट्रिंग समझता है डबल कोट्स में मैं देता, बट मैंने फिर भी उसे इंटीजर वैल्यू असाइन की। ए को मैंने एज ए इंटीजर वैल्यू असाइन की, पर ए का डेटा टाइप क्या है? ए का डेटा टाइप तो स्ट्रिंग ही है, तो वो उसे स्ट्रिंग ही समझेगा, ना कि इंटीजर। ठीक है, तो जब भी आप डेटा टाइप किसी भी वेरिएबल के डेटा टाइप के अलग से कोई वैल्यू दोगे जो उस डेटा टाइप से मैच नहीं करती है, तो इसी टाइप की मिस कैलकुलेशन हो जाएगी। तो आपको जब आप जब कैलकुलेशन करोगे वीपी के अंदर, तो आपको ये ध्यान रखना है कि मेरा डाटा टाइप क्या है, मैं क्या वैल्यू दे रहा हूँ और क्या कैलकुलेशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखोगे तो वो बेटर प्रोग्राम बनेगा और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी जब आउटपुट आएगा। ठीक है, तो अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं कि टाइम भी हो ही गया है लगभग। तो अभी सिर्फ जो है इंटीजर और स्ट्रिंग टॉपिक तो मैंने आज के लिए बहुत सारे लिखे थे, ये सारे टॉपिक हमें कवर करने थे। ठीक है, बट क्या करें, हम तो बस यहीं पे रह गए, डिक्लेरेशन पे ही रह गए, डिक्लेरेशन से आगे कुछ भी नहीं कर पाए। ठीक है, तो फिर हम ये क्लास कल करेंगे, कल कोई ऑफ नहीं रखेंगे, कल हम इस क्लास को दोबारा करेंगे। ठीक है, तो बाकी के जो टॉपिक्स हैं हम कल तक कवर कर लेंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। ओके।